मैं उस दिन रोज की तरह थका हारा ऑफिस से घर लौटा था। गर्मी अपने चरम पर थी और मन उलझा हुआ। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से किसी चीख के गिरने की आवाज आई। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी ने करवट ली। जल्दी से दरवाजा खोला और सीधा माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। माँ हमेशा की तरह चारपाई पर लेटी थी, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और ही था। आंखें नम थीं, जैसे कि बरसों का दर्द उनमें जमा हो गया हो। मैं लपक कर उनके पास गया। उनका कमजोर कांपता हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ा, जिसे उन्होंने मेरे सिर पर रखा तो दिल अजीब सा हो गया। उस पल में एक फरियाद छुपी थी, एक दर्द था, एक खामोश चीख थी जो लफ्जों के बिना भी मेरे कानों में गूंज रही थी। माँ कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जुबान ने उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ इशारा था, आंखों का और कांपते होठों का। उनकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जाती और फिर मेरी पत्नी शांति की ओर देखती। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस माँ का हाथ थामे उनकी आंखों में झांकता रहा। इतने में शांति कमरे में आई। उसके चेहरे पर वही रूखापन और बेदर्दी थी। मैं बेताबी से बोला, शांति, अम्मा क्या कह रही हैं? बार बार इशारे कर रही हैं तुम्हारी तरफ। क्या हुआ है? शांति ने कंधे उचकाकर कहा, कुछ नहीं, इनकी तो आदत है हर वक्त इशारे करने की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक तो मैं तुम्हारी माँ की बीमारी से परेशान हो गई हूँ, अभी फिर से बिस्तर गंदा कर दिया है। मैं नहीं कर सकती ये सब। शांति की बातें चुभ गईं। उसके शब्द तलवार की तरह दिल पर लगे। लेकिन मैं जानता था कि हालात मेरे हाथ में नहीं है। मेरे पास इतनी कमाई फिलहाल नहीं थी कि किसी नौकरानी का इंतजाम कर सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद साफ कर देता हूँ। शांति ताना मारते हुए हंसी और बोली, रहने दो, तुमसे ये काम नहीं होंगे। और वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं चुपचाप माँ के पास बैठा, उनकी आंखों में देखता रहा। अब उनके आंसू खामोशी से बह रहे थे। मैंने उनका बिस्तर साफ किया। बिस्तर की चादर पर वो बोझ नजर आ रहा था जो शायद बरसों की कुर्बानियों के बाद औलाद के हिस्से में आता है। जब मैंने उन्हें साफ सुथरे बिस्तर पर दोबारा लिटाया, उनकी नजर मेरी तरफ उठी। कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। उन्होंने अपनी कमजोर उंगली से बिस्तर पर कुछ लिखने की कोशिश की, जैसे कोई निशान बनाना चाहती हो। मैं समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, अम्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बताइए ना, क्या बात है? उन्होंने धीरे से उस दिशा में इशारा किया जिधर शांति गई थी, और फिर अपने होठों पर उंगली रखी, जैसे कहना चाहती हूँ, चुप रहो, कुछ मत बोलो। उस पल मेरे वजूद में घबराहट दौड़ गई। मेरी माँ जो हमेशा हक की बात करती थी, आज मुझसे कुछ छुपा रही थी, या छुपाने पर मजबूर थी। दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वो शांति से डरती हैं? क्या वो मुझे कुछ बताना चाह रही है, लेकिन डर के कारण कह नहीं पा रही? मैंने उनके माथे को चूमा और कहा, अम्मा, कुछ भी हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन उनकी नजरें कह रही थीं, तुम बहुत देर कर चुके हो अजय। उस रात मैं सो नहीं सका। दिल के अंदर एक बोझ, एक अजीब सी बेचैनी थी। शांति सो चुकी थी, लेकिन मैं माँ के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गया। वो सो रही थी, लेकिन नींद में भी उनकी भौंहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई दर्द अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा हो। कुछ दिनों से मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी बस गई थी, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता, लेकिन हर पल महसूस होता। माँ की आंखों में छुपा दर्द, उनके कांपते हाथ, और सबसे बढ़कर वो पल जब शांति कमरे में आती है और अम्मा जैसे हलचल करना ही भूल जाती है। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन शायद समझने के लिए तैयार नहीं था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से फिर कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से माँ के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे से खोला तो देखा, माँ की आंखें नम थीं। वो छत को देख रही थी, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो सिर्फ वही पढ़ सकती हो। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसमें कपकपाहट महसूस हुई। मैंने प्यार से पूछा, अम्मा, कुछ कहना है? मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, जैसे कोई राज उनकी जुबान पर आया हो। लेकिन तभी शांति दरवाजे से अंदर आ गई, और माँ की नजरें उस पर पड़ते ही वो बिल्कुल चुप हो गईं। मैं चौंक कर माँ की तरफ देखने लगा। उनकी आंखों में घबराहट थी, जैसे कि वो अपनी बातें छुपा रही हो। शांति ने हमेशा की तरह कुछ कपड़े और दवाइयां मेज पर रखी और कहा, दवा का वक्त हो गया है। अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो अम्मा को दवा दे दूं? मैंने इस बार किसी जासूसी अंदाज में कहा, मैं खुद दे देता हूँ।
शांति ने थोड़ा चौंक कर मुझे देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वापस पलट गई। माँ का चेहरा जैसे कुछ बोल रहा था। उनकी आंखों में एक सिकन सी छिपी थी, या शायद वो जैसे प्रार्थना कर रही थी। मैं उनकी तरफ झुककर बोला, अम्मा कुछ कहना चाह रही थी? शांति के आने से पहले बताइए, मैं सुन रहा हूँ। माँ ने धीरे से आंखें बंद कर ली और इनकार में सिर हिला दिया। उसी रात जब अचानक नींद से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शांति अपने बिस्तर पर नहीं थी। रात के 2 बजे का वक्त था। उस वक्त शांति कहाँ जा सकती है? मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला। किचन से शांति के बोलने की आवाजें आ रही थी। वो छुपकर किसी से फोन पर बातें कर रही थी। हाँ, रोज रोज एक जैसा गाना हो गया है, एक जैसा रोना धोना। तंग आ गई हूं मैं। कब तक उनके बिस्तर धोती रहूं? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं हूं। बस वो औरत मर क्यों नहीं जाती? मेरे कदम वहीं जम गए। दिल जैसे फट गया हो। मैं वापस पलटा तो पांव कांप रहे थे। माँ की तरफ गया तो वो जाग रही थी। आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से मेरी उंगली पकड़ी और अपनी तरफ खींचा। उनकी नजरें मेरी आंखों में गड़ी थी, जैसे कोई आखिरी बात कहना चाहती हो, जैसे वो बताना चाहती हो कि उनके साथ कुछ हो रहा है। मैं फिर से चुपचाप पूछने लगा, अम्मा शांति कुछ कहती है आपको? कुछ करती है? उनकी पलकें भीग गईं, लेकिन होंठ चुप रहे। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, या शायद डर के मारे नहीं कह रही थी। उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई आने वाला हो। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। उस दिन के बाद एक और वाक्य ने मेरे शक को पक्का कर दिया। मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। घर में गैर मामूली खामोशी थी, जैसे कोई मौजूद तो है मगर खामोश बैठा हो। मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का खुला था। अंदर देखा तो माँ के चेहरे पर वही खौफ था और शांति उनके बिल्कुल पास में खड़ी थी। हाथ में कुछ था, शायद दवा की शीशी। मैंने शांति को आवाज दी, क्या हो रहा है? वो चौंक गई, जल्दी से पीछे हुई और बोली, कुछ नहीं, बस दवा दे रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था जो पहले कभी नहीं देखा था। शांति जल्दी से बाहर निकल आई। मैं माँ के पास गया और पूछा, क्या दवा दे रही थी? माँ ने बड़ी मुश्किल से सिर को हिलाया, जैसे कुछ गलत था, जैसे कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे नहीं पता। अब मुझे यकीन होने लगा था, अम्मा कुछ छुपा रही थी और शांति इस छिपाए जाने का कारण थी। मेरी माँ जो हमेशा मुझे हर दुख से बचाती थी, अब खौफ के साए में लिपटी चुप थी। और मैं एक बेटा जो शायद बहुत देर से जगा था। ये कहानी बस इतनी नहीं थी, कुछ था जो अभी सामने आना बाकी था। कुछ शायद मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख देता। और मैं उस वक्त के करीब पहुंच रहा था जब खामोशियां सब कुछ बोलने लगती हैं। वो दिन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन अंजाम ऐसा लेकर आया जिसने मेरे अंदर बरसों से जमा सुकून को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। सुबह की चाय खत्म करते ही मैं ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था कि माँ की तरफ से हल्की सी आवाज आई, जिसमें अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मैं उनके पास गया। उनका माथा हल्का सा पसीने से भीग रहा था। हाथ बार बार बिस्तर के कोने की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा, अम्मा कुछ चाहिए? पानी, दवा? उन्होंने सिर्फ आंखों से मुझे देखा, कुछ नहीं कहा। बस मेरे माथे को छुआ और फिर हाथ झटक कर वापस रख दिया। ये उनका तरीका था कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब जुबान साथ नहीं देती। मैंने शांति को आवाज दी, जो किचन में बर्तन समेट रही थी। शांति, अम्मा कुछ बेचैन सी लग रही हैं। तुम देख लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शांति ने चेहरा नहीं मोड़ा, बस इतना बोली, हाँ देख लूंगी। रोज ही बेचैन रहती हैं वो तो। मैं चुपचाप ऑफिस चला गया, लेकिन दिल वहीं अटका रहा, माँ के चेहरे में। दोपहर के करीब अचानक फैक्ट्री से एक मीटिंग रद्द हो जाने की जानकारी मिली। मुझे ये मौका ठीक लगा और मैंने तय किया कि मैं घर चला जाऊं। गेट खोला तो घर में सन्नाटा पसरा था, जैसे वक्त रुक गया हो। कदमों से अंदर गया। अभी जूते भी नहीं उतारे थे कि माँ के कमरे से बुलंद आवाज सुनाई देने लगी, कितनी बार कहा है, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। कब मरोगी तुम? कब जान छूटेगी इस जिंदगी से? शांति की आवाज थी। उसकी बातें मेरे वजूद को चीरती चली गई। मैं बिजली की तेजी से दरवाजे तक पहुंचा। वो दरवाजा जो हमेशा धीरे से खुलता था, आज धक्के से खुला। मंजर ऐसा था कि जमीन जैसे मेरे कदमों तले खिसक गई। माँ चारपाई पर सहम कर बैठने की कोशिश कर रही थी। उनके कपड़े बिखरे थे, आंखों में आंसू, और शांति उन पर झुकी हुई, चेहरे पर हद से ज्यादा नफरत। मेरा शब्द टूट चुका था। बस करो शांति, मैं दहाड़ा।
वो चौंक कर मेरी तरफ बढ़ी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय गुस्सा था। तो तुम छुपकर सुन रहे थे ये सब कुछ? तुम्हें दुख नहीं देता जो मैं झेलती हूँ? मैं आगे बढ़कर माँ को खुद से लिपट आया, और जब शांति फिर कुछ कहने लगी, मेरा हाथ अपने आप ही उसके गाल पर पड़ गया। एक खामोशी छा गई, लेकिन कमरे में गूंज बाकी रह गई। शांति कुछ पल चुप रही, फिर होंठ काटते हुए पीछे हटी और आंखों में आंसू लिए कमरे से निकल गई। मैं माँ के पास बैठ गया। वो कांप रही थी। मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर दिल ही दिल में भगवान से माफी मांगने लगा। माँ को अकेला छोड़ने के लिए, शांति की जुबान बर्दाश्त करने के लिए, सब कुछ देखकर भी चुप रहने के लिए। उस रात शांति ने मुझसे कोई बात नहीं की। खामोशी का एक पर्दा हमारे बीच पड़ चुका था। कमरे में अंधेरा था और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जुर्म की हद पार कर दी थी। एक पति होकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, वो भी तो सारा दिन तड़पती थी, माँ के साथ सारा दिन लगी रहती। ये सब आसान नहीं था। हर घंटे के बाद दवा देना, सफाई करना, खाना खिलाना, नींद बर्बाद करना। क्या मैंने उसके दर्द को नजरअंदाज किया? मेरे दिल में अब एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ माँ का वो चेहरा जो हर पल मेरी आंखों के सामने था, और दूसरी तरफ पत्नी की वो आंखें जिसमें पहली बार डर था, शायद गुस्सा भी और शायद मेरी बेवफाई भी। मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा। माँ कमरे में सो चुकी थी या शायद जाग रही थी। शांति दूसरे कमरे में थी। दरवाजा बंद था। अक्सर जब वो मुझसे नाराज होती, उस कमरे में सो जाती थी। पहले मैं उसे हमेशा मनाकर कमरे में वापस ले आया करता था, मगर आज मैंने ऐसा नहीं किया। पूरा घर खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान था। वो थप्पड़ सिर्फ शांति के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो मेरे रिश्ते पर भी पड़ा था। वो एक लम्हा था, लेकिन उसका बोझ बरसों तक असर दिखाने वाला था। मैं जानता था कि जो हो चुका है वो वापस नहीं आएगा, और जो होने वाला था वो मेरे सोचने से भी ज्यादा अंधेरा लिए हुए था। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गई थी। दिल में एक पछतावा, एक बोझ जो नींद को कोसों दूर ले गया। अगली सुबह कमरे की खामोशी ने रात की बातों को और गहरा कर दिया। शांति किसी से कुछ कहे बिना नाश्ते के बर्तन रखकर चली गई। माँ के कमरे में हल्की सी कराहट की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी से अंदर गया। अम्मा छत की तरफ देख रही थी, सांस थमी हुई सी, आंखें लाल। उनका चेहरा और भी मुरझाया लग रहा था। उनका हाथ बिस्तर के कोने पर रखा था, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। मैं उनके पास बैठकर बोला, अम्मा भूख लगी है? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उस पल मेरे दिल में एक दर्द सा उभरा, जो शायद लफ्जों से कई ज्यादा गहरा था। कल रात शायद अम्मा ने कुछ खाया ही नहीं था। मैं तुरंत किचन में गया, चावल गरम किए, सब्जी निकाली और एक गिलास पानी भरकर माँ के कमरे में वापस आया। माँ के सामने बैठकर जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह तक ले गया, उनकी आंखें भर आईं। मैं चुपचाप निवाला देता रहा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चबाया। जब उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके होंठ कांप रहे थे और आंखों से एक आंसू बह निकला। अम्मा कुछ नहीं हुआ है, आप खाइए, मैं हूं ना। मैंने नरमी से उनके पल्लू के किनारे से उनके होंठ साफ करते हुए कहा, और फिर उन्हें पानी दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वही कांपता हाथ, जैसे कहना चाहती हो, शुक्रिया बेटा, तुम देर से आए लेकिन आए तो सही। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने उनके हाथ को माथे से लगाया। दिल में एक ख्याल हो आया, कितना वक्त गुजर गया। मैं सिर्फ पत्नी की सहूलियत, अपनी व्यस्तता और सामाजिक जिम्मेदारियों में उलझकर अपनी माँ की मौजूदगी को एक फर्ज समझने लगा था। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, ये तो वो एहसास है जिसकी गवाही खुद भगवान देता है। माँ थोड़ा थोड़ा करके खाती रही। मैं हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर उभरने वाले भाव को पढ़ता रहा। कभी वो लम्हे भर के लिए आंखें बंद कर लेती, कभी हल्की सी मुस्कान आ जाती, जैसे बचपन की कोई याद वापस लौट आई हो। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने पानी का गिलास बढ़ाया। उन्होंने मेरे हाथ से पिया। गिलास वापस लेते हुए उनका हाथ कांपा। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की दीवार पर हमेशा के लिए कुछ जम गया हो। तभी शांति दरवाजे पर आ गई। चेहरा सपाट था, लहजा गुस्से वाला। दवा दे दी है, मैंने नरमी से कहा। अभी खिलाया है, कुछ देर में दे दूंगा। वो खामोशी से वापस चली गई। माँ की आंखें फौरन दरवाजे की तरफ गईं। वही डर, वही घबराहट। उनका हाथ मेरे हाथ पर था, लेकिन जैसे उंगलियां और कमजोर हो गई हों। मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ है जो माँ कहना चाहती है, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही।
शायद वक्त सही नहीं है। उस शाम मैंने माँ के करीब बैठकर उनकी तस्वीरें देखना शुरू की। वो तस्वीरें जो पुराने संदूक से निकली थी। वो वक्त जब वो खुद मेरे लिए खाना बनाती थी, रातों को मेरे बुखार में जागती थी, मुझसे लिपेट कर गोद में लोरी सुनाती थी। आज वही माँ बिस्तर से लगी, चुपचाप और मोहताज थी। मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर मन में कहा, शर्मिंदा हूं मैं, तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे दूर रहा। आप जो कुछ भी हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने धीरे से मेरी उंगलियों को दबाकर मेरी बात का जवाब दिया। उस रात मैं उनके साथ ही बैठा रहा। उनके चेहरे की झुर्रियों में एक उम्र की कहानी लिखी थी और मैं पहली बार उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और वो प्यार भरी नजरें जो एक माँ ही दे सकती है, बिना शिकायत, बिना सवाल के, वो नजर मेरी पूरी जिंदगी का कर्ज बन गई। माँ को खाना खिलाकर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो बाहर की हवा जैसे कुछ और ही कहानी सुनाने लगी। शांति टीवी लॉन्च में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो कि आम दिनों में होता था। आंखों में उलझन, माथे पर तेवर और होठों पर दबी हुई नाराजगी, जिसे मैं कई दिनों से महसूस करता रहा था। मैंने नरमी से पूछा, काफी देर से चुप हो, सब ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोली, अब इस घर में कुछ ठीक रह गया है? एक बीमार माँ जो हर वक्त तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है, और एक पत्नी जो हर पल कुर्बानी देती है, मगर बदले में तुम्हारा एक नरम शब्द तक नहीं मिलता। मैं खामोश हो गया। शायद वो जो कह रही थी वो अपने हिसाब से सच था, मगर मैं जानता था कि हर सच एक जैसा नहीं देखा जा सकता। शांति ने फिर बात का सिलसिला जोड़ा, देखो अजय, तुम्हारी माँ की हालत अब वैसी नहीं रही जो पहले थी। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि कोई बेहतरी मुमकिन नहीं है। दिन ब दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, और मैं तो अब थक चुकी हूँ। मेरे सब्र की भी कोई हद है। मैंने गहरी सांस ली। उसके शब्द तेज थे, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता था कि वो वाकई एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। शांति, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, पर माँ भी तो बेबस है। उनका तो सिर्फ हम लोग ही सहारा हैं। मैंने धीरे से कहा, नहीं अजय, वो तेज आवाज में बोली, अब तुम नहीं समझ रहे। तुम सिर्फ माँ को देखते हो, मुझे नहीं। सारा दिन उनकी सफाई करना, दवा देना, खाना बनाना, ठीक है, और ऊपर से तुम्हारी खामोशी। तुम्हें लगता है मैं कोई मशीन हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, मगर वो खुद को जब्त किए हुए थी। मैं तुम्हारी माँ की दुश्मन नहीं हूँ अजय। मैं भी उनकी सेवा कर रही हूँ, दिन रात जागती हूँ, लेकिन अब हर दिन एक जैसा हो गया है। एक सी थकान, एक सी खामोशी। उसकी बातें मेरी रगों में घूमने लगी। क्या वाकई मैं इतना बेखबर रहा? क्या मैंने सिर्फ माँ का दुख देखा और शांति की खामोश चीखों को नजरअंदाज कर दिया? एक पति होने के नाते क्या मैंने इंसाफ किया? मैं कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गया। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, माँ कभी ठीक नहीं होगी। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक मैं अपनी जिंदगी को एक मजबूर वजूद के साए में गुजारती रहूंगी? ये वो बात थी जो मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शांति अब धीरे धीरे बात करती रही। मैं सुनता रहा, खामोश, बिना कोई हरकत किए। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझ पर भी इतना ही ध्यान दोगे? उसके सवाल पर मैं चौंक गया। उसकी आंखों में कैसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। ये सच है कि माँ अब कभी ठीक नहीं होगी, मैंने खुद से कहा, लेकिन ये भी सच है कि वो एक माँ है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त मेरे लिए कुर्बान किया था। मैं उठकर दोबारा माँ के कमरे में गया। उनकी आंखें बंद थीं, माथे पर पसीना। मैंने तौलिया उठाकर उनका माथा पोंछा। वो धीरे से जागी और एक कमजोर सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। मैं उनके पास बैठकर सोचता रहा, शांति के शब्द, माँ के हालात और अपने बीच की कसमकस। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दो किनारों के बीच में लटका हुआ हूँ। एक तरफ पत्नी जिसका सब्र टूट चुका है, और दूसरी तरफ माँ जिसका वजूद हर लम्हे मिटता जा रहा है। क्या मेरे लिए कोई बीच की राह नहीं बची है? ये वक्त मुझे किसी और जगह खींच ले जाएगा? ये सवाल उस रात मेरे दिल में गूंजता रहा और मैं जवाब ढूंढता रहा। अगली सुबह आंख खुली तो घर में खामोशी थी। शांति किचन में नहीं थी, ना ही टीवी लॉन्च में। उसकी कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सीधा माँ के कमरे की तरफ गया। माँ चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखों में गैर मामूली उदासी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मैं उनके पास बैठकर धीरे से हाथ थाम कर बोला, अम्मा दवा खा लेना। उन्होंने पलकें झपकाई, फिर होंठ हिलाए, जैसे बहुत मुश्किल से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। दवा नहीं दी थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने उनकी तरफ देखा।
क्या कहा आपने अम्मा? दवा नहीं दी? उन्होंने हल्के से सर हिलाया और आंसू निकल पड़े। मेरे दिल में जैसे कोई सिलसिला जाग गया। कौन? शांति? माँ ने इनकार में सिर हिलाया, जैसे वो जवाब देने से डर रही हो, लेकिन इनकार भी नहीं कर पा रही हो। उनकी आंखों में ख्वाहिश थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरे मन में फौरन पिछले कई दिनों की वो यादें उभर आईं जब मैंने शांति से कहा था कि मुझे भी डॉक्टर के पास चलना है, और वो हर बात कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती थी। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम ऑफिस का काम छोड़कर क्या करोगे? दवा तो मुझे ही देनी होती है ना, डॉक्टर से मैं खुद बात कर लूंगी। ये बात मैं कई बार सुन चुका था और हर बार चुप था। अब माँ के इनकार ने वो सब बातें नई तरह से चुपती सच्चाई में बदल दी। मैंने तुरंत शांति को आवाज दी। वो कुछ लम्हों के बाद कमरे में आई। चेहरे पर नाराजगी थी। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? मैंने माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा। अम्मा कह रही हैं कि उन्हें दवा नहीं दी जाती। तुम तो कहती हो रोजाना वक्त पर दवा देती हो। शांति ने तुरंत गुस्से में कहा। अरे वो तो कुछ भी कह देती हैं। तुम्हें पता है उनकी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने मुझे अपनी बहू मानने से भी इनकार कर दिया था। मैंने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी, जैसे वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शांति अब भी यही कह रही थी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है, और अगर वो दवा नहीं खा रही हैं तो ये खतरनाक है। शांति ने जलकर कहा। अजय, तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। रोजाना मैं उन्हें वक्त पर दवा देती हूँ। अगर वो भूल गईं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां कुछ छुपा हुआ था। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सी दवा दी थी आज सुबह? मैंने नरमी से पूछा। वो एक पल को रुकी, फिर बोली, वही वाली जो डॉक्टर ने पिछली बार दी थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो साथ भी नहीं गए थे। मैं चुप हो गया। ये सच था, मैं कभी साथ गया ही नहीं था। हर बार जब भी डॉक्टर के पास जाने का वक्त होता, शांति अकेले ही चली जाती थी। मैं कई बार बोला कि चलो, मैं भी चलता हूँ, बात करनी है डॉक्टर से, मगर हमेशा जवाब एक जैसा होता, मैं संभाल लूंगी, तुम्हारी फैक्ट्री का काम ज्यादा जरूरी है। तब मुझे ये बात जिम्मेदारी की लगती थी। आज वही बात छुपाने की कोशिश लग रही थी। मैं उठा और माँ की दवाइयों की अलमारी की तरफ गया। एक पुरानी चीज जिस पर दवा की तारीख 2 महीने पुरानी थी, अभी भी आधी भरी पड़ी थी और बाकी पैकेट खोले ही नहीं गए थे। मैंने शांति की तरफ देखा। वो पल भर को गुस्सा हो गई, फिर गुस्से से बोली, वो तो पुरानी दवा है, डॉक्टर ने बाद में नई दी थी, पर तुम्हें ये सब समझाना बेकार है। अच्छा, तो फिर नई दवा कहाँ है? मैंने धीरे से पूछा। वो खत्म हो गई, वो बड़बड़ाई। मैं समझ चुका था, कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। माँ की हालत इस बात की गवाह थी। मैं दोबारा माँ के पास आया, उनका हाथ थामा, आंखों में देखा। ऐसा लगा उन्होंने पूछा हो, बेटा क्या तू मेरा है? उस लम्हे मैं टूट गया। मैं एक बेटा जो अपनी माँ के लिए सब कुछ होना चाहिए था, आज खुद अनजाने में उनका हाथ छीनने वालों में शामिल हो गया था। मैंने लेकिन खुद से फैसला किया कि अब मैं कुछ छुपने नहीं दूंगा। अब वक्त था सच को बेनकाब करने का। शाम के करीब काम पूरा किए बिना ही मैं ऑफिस से निकला। रास्ते में बार बार दिल में प्रार्थना थी कि भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन माँ के कमरे से हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। मैं घबराकर अंदर पहुंचा तो वहां का मंजर देख मुझ पर बिजली गिर गई। माँ फर्श पर औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। उनकी सांसें उखड़ी थी, हाथ फैले थे और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अम्मा! मेरे मुंह से चीख निकली। मैंने तुरंत उन्हें सीधा किया। उनके होंठ फटे थे, माथे पर हल्की चोट का निशान था, आंखें आधी खुली थी। इस तकलीफ में वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। शांति! मैं बुलंद आवाज में पुकारने लगा। ये क्या हुआ है? किचन से उसकी आवाज आई। अब क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? अम्मा जमीन पर गिरी हुई थी। मैंने गुस्से से कहा। वो कमरे में दाखिल हुई और एक नजर माँ पर डालकर तुरंत बोली, फिर वही ड्रामा। अजय, अब तो तुम भी समझ जाओ, ये सब उनकी आदत है। खुद को जानबूझकर गिरा लेती हैं ताकि मुझे जालिम साबित करें। मेरे हाथ माँ के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहे थे, लेकिन शांति के शब्द मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। तुम्हें लगता है उन्होंने खुद को गिराया है? मैंने यकीन से पूछा। हाँ और क्या, मुझे नहीं पता क्या? मैं भी बाथरूम में थी और जैसे ही बाहर आई देखा कि वो फर्श पर पड़ी हैं। पहले भी वो ऐसा कर चुकी हैं। मैं कई बार उन्हें गोद में उठाकर चारपाई पर लिटा चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं होता ये सब। माँ मेरी गोद में धीरे से सिर रख चुकी थी
आंखों से एक आंसू बहकर निकला। क्या ये भी ड्रामा है? मैंने शांति की तरफ देखकर बोला। वो चुप रही। शायद मेरे लहजे में कुछ था जिसने उसे एक लम्हे को पीछे हटा दिया। मैंने माँ को आराम से उठाकर चारपाई पर लिटाया। उनकी हड्डियों से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे पूरा वजूद टूट चुका हो। मैंने उनके पैर सीधे किए, बाजू सहलाए और एक कंबल उड़ा दिया। माँ का चेहरा कुछ कह रहा था। उनकी आंखें बार बार मेरी आंखों में झांक रही थीं, जैसे कह रही हो, बेटा अभी भी वक्त है, संभल जा। शांति बिना कुछ कहे पलटकर चली गई। मेरे दिल में अजीब सी गूंज थी, जैसे हर कदम उसे रिश्ते से दूर ले जा रहा हो, उस रिश्ते से जिसे मैंने कभी अपनेपन की बुनियाद समझा था। मैंने माँ के लिए पानी गर्म किया, नरम तौलिया लिया और उनका चेहरा धोना शुरू किया। चोट का निशान गहरा होता जा रहा था। हर धोए जाने वाले धब्बे के साथ मेरे दिल पर एक नया दाग लग रहा था। मैंने प्यार से पूछा, अम्मा बताइए ना, गिर कैसे गईं? फिर उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन होंठ बंद रहे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब देर हो चुकी है। मैं अंदर से टूट चुका था। उसी रात शांति ने मेरे सामने आकर सिर्फ इतना कहा, देखो अजय, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो बेहतर है कि तुम खुद संभालो अपनी माँ को। मैं अब ये सब नहीं कर सकती। वो मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा तुम्हारे सामने खुद को लाचार बनाकर दिखाती हैं। तुम मेरी बात सुनने की बजाय उनका दुख देखते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रात के पिछले पहर जब सारा घर नींद में था, मैं माँ के बिस्तर के पास बैठा उनके चेहरे को देख रहा था। सुबह हुई तो मैंने माँ के लिए नरम खिचड़ी बनाई, खुद उन्हें खिलाई, दवा दी और खुद से वादा किया कि अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में गूंजता डर चुपचाप बैठा था, जो मुझसे कह रहा था कि क्या तुम संभाल पाओगे? क्या शांति ये सब बर्दाश्त करेगी? थोड़ी देर बाद शांति मेरे पास आई। उसके चेहरे पर थकान के साथ कोई फैसला झलक रहा था। वो बोली, अजय, क्या हम अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारते रहेंगे, रोज अम्मा के साय में, उनकी बीमारी में, उनके दुख में? मैंने नरमी से कहा, ये जिंदगी उनकी दी हुई है। अगर अब उनका वक्त है कि वो हम पर बोझ बने तो क्या हम उनसे मुंह मोड़ लें? वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरी एक सहेली है रीमा, उसकी सास भी तुम्हारी अम्मा जैसी ही थी, बीमार, कमजोर, जिद्दी। रीमा भी ये सब कुछ सहती रही, मगर फिर उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपनी सास को शहर के एक ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। मेरे दिल में झटका सा लगा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम कह रही हो कि मैं अम्मा को? हाँ अजय, मेरी बात पूरी सुनो। रीमा की सास अब वहाँ खुश हैं। उन्हें दिन भर नौकर लोग देखते हैं, वक्त पर दवा मिलती है, और अब जब उनसे बात होती है तो रीमा और उसका पति भी खुश है। जिंदगी में सुकून आ गया है। मैंने नजर झुका ली। शब्द मेरे गले में अटक गए। एक तरफ शांति की बातें जिनमें अपनी सहूलियत का पहलू था, दूसरी तरफ माँ का वो कमजोर बाजू जो कल जमीन पर पड़ा मिला था। क्या मुझे भी लगने लगा है कि अम्मा वहाँ खुश रहेंगी? शांति ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? दिन रात दवा, सफाई, रोना, जिद, और तुम हमेशा उनके आस पास रहते हो। हमारा कोई हक नहीं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं? मैं चुप रहा। उसकी हर बात में एक तर्क था, मगर वो मोहब्बत और जज्बा कहाँ था जो मैं माँ की आंखों में रोज देखता था। देखो अजय, वो बोली, मैं ये नहीं कहती कि तुम उनसे मोहब्बत ना करो या उन्हें छोड़ दो। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि उनके लिए ऐसा माहौल बेहतर हो सकता है जहाँ वो बेहतर तरीके से संभाली जा सके। हम अकेले कब तक निभाएंगे? मैंने गहरी सांस ली और दिल में सोचा, क्या मैं सच में थक गया हूँ? जिस्मानी नहीं, जज्बातों के तौर पर। हर दिन एक नई तरह से शुरू होता था, और ये सच था कि अम्मा की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी, बल्कि बिगड़ रही थी, और मेरे पास अब कोई हल नहीं था। उस रात जब मैं माँ के पास गया, वो जाग रही थी। उन्होंने मुझे देखा जैसे सब समझ गई हो। उन्होंने मेरा हाथ धीरे से दबाया, पलकें झपकाकर जैसे इजाजत दी हो। मेरे दिल में तूफान उठा। क्या अब वो समझ गई कि उन्हें घर से जाना होगा, या वो मुझ पर भरोसा करके बेफिक्र थी? शांति की बातें व्यवहारिक थीं, मगर माँ का चेहरा सच पर सवाल था। मैंने खुद को एक भावनाओं के भंवर में फंसा हुआ महसूस किया। हर जवाब के साथ एक नई उलझन सामने आई, और उन सबके बीच अजय, एक बेटा, एक पति, एक इंसान जो दो रिश्तों के बीच टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था। मैंने कोई फैसला नहीं किया। उस रात बहुत देर तक माँ का हाथ थामे, आंखें बंद किए बैठा रहा। शायद फैसला मेरी जगह वक्त करेगा। शायद वे खामोश आंखें जिनमें अब भी एक दुआ बंधी हुई थी,
वो सुबह जैसे कयामत की खामोश शुरुआत लेकर आई। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन मेरे दिल में एक साया छाया हुआ था। पिछली रात माँ का चेहरा, शांति की बातें जिनमें अपने आराम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, मेरी उलझने अंदर ही अंदर मुझे कचोट रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं माँ के कमरे की तरफ गया, वहां से तेज बदबू मेरी नाक में घुसी। मेरा दिल डूबने लगा। माँ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन इस बार उनके आसपास सब बिखरा हुआ था। चादर, तकिया, बिस्तर सब गंदा। उनका चेहरा शर्मिंदगी और बेबसी का आईना बना था। वो मुझे देख रही थी, जैसे माफी मांग रही हो, जैसे कहना चाह रही हूँ, बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं चुपचाप उनके पास गया, कुछ नहीं बोला, बस नरमी से चादर हटाई, साफ कपड़े निकाले और माँ को संभाला। वो बेचारी इस कदर घबराई हुई थी कि उठते ही कांपने लगी। मैंने उन्हें धीरे से सहारा दिया, पानी से चेहरा पोंछा और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही मैं सफाई पूरी करके बाहर निकला, शांति किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में वही थकान, लेकिन आज कुछ और भी था, फैसला। बस अब बहुत हो गया अजय, वो चट्टान की तरह खड़ी बोली। ये सब मुझसे अब नहीं होता। सुबह उठते ही गंदगी साफ करो, सारा दिन संभालो और तुम बस हमदर्द बने घूमते रहो। आज फैसला कर लो, या तो वो रहेगी या मैं। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारा फर्ज खत्म ही नहीं होता, तो मेरी पत्नी होने का भी कोई हक मुझे मिलेगा या नहीं? तुम चाहते हो मैं सारी उम्र एक बिस्तर पर पड़ी औरत के आसपास अपनी जिंदगी की धारा बनाकर रखूं? मैं कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, आज कोई बहस नहीं, बस एक बात सुन लो, या तो उन्हें ओल्ड एज होम ले जाओ या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ दो। मैंने ठंडी सांस भरकर घर बचाने के लिए माँ से अलग होने का सोचा, जो मेरी रूह को जख्मी कर गया। शाम होने से पहले मैंने खामोशी से एक ओल्ड एज होम के बारे में पता किया, कमरा पसंद किया और अगले दिन के लिए वक्त तय कर लिया। जब माँ को बताया, वो चुप हो गई। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं आई। बस उनका कांपता हुआ हाथ मेरे हाथ पर आया और उन्होंने इनकार में सर हिलाया। आंखों से साफ साफ कहा, मत लेकर जाओ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अपने बेटे के साथ। मेरा दिल फटने को आया। मैंने उनके हाथ को चूमा, माथे पर हाथ फेरा और खामोशी से कहा, मुझे माफ कर देना माँ, मैं कमजोर हो गया हूँ। अगले दिन जब हम गाड़ी में रवाना हुए, माँ की आंखें बार बार बाहर देखती रहीं। ना वो कुछ बोली ना मैं। हर गुजरती इमारत, हर सड़क का मोड़ उनकी जिंदगी से जुड़ी किसी याद की तरह था। जब हम ओल्ड एज होम पहुंचे तो दरवाजे पर मौजूद लोगों ने नरमी से माँ को व्हील चेयर में बिठाया। मैं उनके बराबर झुका, उनके कान के पास जाकर बस इतना कहा, ये फैसला सिर्फ मजबूरी में था अम्मा, मैं आपसे मुंह मोड़ना नहीं चाहता था। माँ ने धीरे से मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी खामोशी मुझे सजा दे रही थी, जैसे वो कह रही हो, बेटा जिस पत्नी को बचाने के लिए तुम माँ से मुंह मोड़ सकते हो, उसे जिंदगी कभी माफ नहीं करती। मैंने उनके लिए कुछ कपड़े, दवा और उनकी पसंदीदा चीजें वहां के कमरे में रखी और पलटने लगा। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उन्होंने सहारे से मेरा दामन थामने की कोशिश की, मगर उंगलियां हवा में ही रह गईं। मैं एक लम्हे को रुका, मगर पलटकर ना देख सका, जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। घर वापस आया। शांति ने कहा, अब जरा सुकून से सो पाएंगे, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। कमरे की दीवारें अजीब सी अजनबी लगने लगी, जैसे हर शय मुझे से सवाल कर रही हो कि किस कीमत पर ये बचा है घर। क्या माँ के बिना भी घर घर रहता है? वो रात मेरी नींद की आखिरी रात थी और अगले दिन मेरा ज़मीर मेरे साथ बोलने लगा, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ खामोशी की चादर ओढ़े खुद को तसल्ली देता रहा कि मैंने एक बेटे की नहीं बल्कि एक पति की जिम्मेदारी पूरी की है। हालांकि अंदर से अच्छी तरह जानता था कि मैं दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। माँ को ओल्ड एज होम छोड़कर आए कुछ ही दिन गुजरे थे, मगर वो दिन मुझे बरसों की तरह महसूस होने लगा। शांति के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आ रहा था, जैसे उसने किसी बोझ से जान छुड़ाई हो। घर में खामोशी कुछ ज्यादा हो गई थी और मैं उसी खामोशी में अपने ज़मीर की आवाज को दबाता जा रहा था। एक शाम जब मैं स्टोर रूम की पुरानी चीजें देख रहा था, अचानक एक पुराना टीन का डिब्बा मेरे हाथ लगा। उस पर माँ के हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा लेबल था, दवाइयाँ, सुबह शाम रात। दिल धड़कने लगा। मैंने डिब्बा खोला। अंदर वही दवाइयाँ थी जो डॉक्टर ने कई हफ्ते पहले माँ को दी थी।
और कुछ तो पैकेट ऐसे थे जो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बंद थे। कुछ की तारीख गुजर चुकी थी और कुछ बोतलें तो खुली ही नहीं थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे हो सकता है? शांति तो कहती थी कि रोज दवा देती है। दिल में एक सांप रेंग गया। मैंने शांति को आवाज दी। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैंने हाथ में वो डिब्बा उठाया और उसके सामने रखा। ये देखो, माँ की दवाइयाँ सबकी सब वैसे के वैसी क्यों पड़ी हैं? तुम तो कहती थी कि दवा खत्म हो गई थी, नई लाई थी। उसने एक लम्हे खाली आंखों से डिब्बा देखा, फिर चेहरे पर बड़ी मासूमियत लाते हुए बोली, अरे ये पुरानी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर ने बाद में कुछ दवाइयाँ बदल दी थी, मैं वो लाई थी। ये सब पुरानी थी इसलिए रख दी थी। मैं शक भरी नजर से उसकी तरफ देखने लगा। मगर तुमने तो कभी नहीं बताया कि दवा बदली थी। जब मैंने पूछा तो तुमने कहा था सब कुछ वक्त पर दिया जा रहा है। वो झल्लाकर बोली, अजय, तुम्हें हमेशा मुझ पर शक ही करना है ना? अब अगर मैंने अलग रख दी थी तो क्या हुआ? हर बात का हिसाब देना पड़ेगा मुझे। मैं चुप हो गया, लेकिन अंदर से बेचैन मन की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और मैं अंधों की तरह भरोसा करता रहा। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब माँ ने बेहोश होकर सिर हिलाया था। मैंने टूटे शब्दों में कहा था, दवा नहीं देती। जब तब मैंने उनकी कमजोरी को याददाश्त की भूल समझा, लेकिन अब हकीकत किसी और तरफ जा रही थी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और ओल्ड एज होम पहुंचा। माँ बगीचे में व्हीलचेयर पर बैठी थी। धूप में उनका चेहरा चमक रहा था। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक सी आ गई, जैसे वर्षों बाद कोई अपना नजर आया हो। मैं उनके पास जाकर पहुंचा, उनके पैर छुए, उनके हाथ थामे और उनकी हड्डियों की गर्माहट महसूस की। उनके प्यार में वो ममता थी जो मैंने हमेशा महसूस की थी। अम्मा, दवाई वक्त पर मिल रही है? मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने धीरे से पलकें झुकाई, फिर सिर हिलाया। पहले नहीं। उनके होठों से बस इतना निकला। मेरी रूह कांप गई। किसने नहीं दी? मैं पूछना चाहता था, लेकिन उनकी सांसें तेज हो गईं, जैसे डर फिर से लौट आया हो। मैंने तसल्ली दी, पानी पिलाया और उनके साथ कुछ वक्त बैठा रहा। मैंने महसूस किया माँ कुछ कहना चाह रही है, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही। वापसी पर मैं सीधा उस डॉक्टर के क्लिनिक गया जहाँ माँ को शांति ले जाया करती थी। मैंने पुराना रिकॉर्ड निकलवाया, दवाओं की पुरानी लिस्ट देखी और फिर जो देखा उसने मेरे अंदर की बुनियाद हिला दी। डॉक्टर ने जो दवाएं दी थी वही थी जो उस डिब्बे में सुरक्षित रखी थी। कहीं कोई भी दवा बदली नहीं गई थी। मैंने धीरे से डॉक्टर से पूछा, क्या कभी दवा बदली गई थी? डॉक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, आपकी माँ की हालत ऐसी नहीं थी। दवा में बदलाव की जरूरत ही नहीं थी। जो चल रहा था वही रूटीन था जब तक वो हमारे यहाँ इलाज कर रही थी। मेरी भुट्टियां भीज गईं। इसका मतलब शांति ने झूठ बोला था। माँ को दवाएं वक्त पर नहीं दी गईं। मैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसी ने मेरी माँ की सेहत के साथ खेल खेला था। घर जाकर मैंने शांति के सामने डॉक्टर की फाइल रख दी। वो रंग बदलते चेहरे के साथ बोली, तो तुम वाकई मुझे जालिम समझते हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ सब कुछ है और मैं सिर्फ एक मुजरिम? ठीक है, मैं गलत थी। मैंने कुछ वक्त दवा में ढिलाई की, मगर क्या मैंने बात को बीच में काटते हुए कहा, शांति, तुम्हें मेरी माँ पर रहम नहीं आया। तुमने उनकी जिंदगी के साथ खेल खेला और मुझे अंधेरे में रखा। वो चुप हो गई। मैं अपनी माँ की हर उस मुश्किल घड़ी को महसूस करता रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ कितनी बार कुछ कहना चाहती थी और मैं उनकी खामोशी को समझने की बजाय दूसरों की बातों पर यकीन करता रहा। अब जब सब कुछ सामने आ चुका था, बस एक सवाल रह गया था, क्या वक्त मुझे वो सब लौटा सकता था जो मैं अपनी माँ से छीन चुका था? शायद नहीं। लेकिन ये हादसा मेरी बाकी जिंदगी का सबसे गहरा निशान बन गया। माँ की दवाइयों का राज जब बेनकाब हुआ, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। अगले दिन माँ को ओल्ड एज होम से वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें वापस घर लाकर उनकी सेवा करना चाहता था। शायद वक्त के कुछ जख्म भर सकूं, मगर कुदरत शायद मेरे इरादों की परीक्षा के लिए कुछ और ही मंसूबा बना चुकी थी। एक सुबह जैसे ही मैं फैक्ट्री पहुंचा, गार्ड ने बदहवासी में दरवाजा खोला। साहब, अंदर आग लग गई है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं पागलों की तरह अंदर दौड़ा। गोदाम की पिछली दीवार की तरफ शोले हवा में जोर जोर से उठ रहे थे। सब लोग कोशिश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड को कॉल की जा चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो बचाया जा सकता था वो सिर्फ राख का ढेर बन चुका था। मेरी बरसों की मेहनत, रातों की नींद
सपने सब कुछ आंखों के सामने जल रहा था। उसे एक हादसे ने मुझे अंदर से बेखेर कर रख दिया। कुछ दिन तो जैसे मैं खुद को यकीन दिलाने में लगा रहा, शायद नुकसान काबू में आ जाए, शायद इंश्योरेंस कुछ बचा ले, शायद कोई मेरा हाथ थाम ले। लेकिन सारी उम्मीदें, सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगे। फिर वो दिन आया जब मेरा शरीर भी उस सदमे को सह ना सका। एक रात तेज सर दर्द के बाद मेरी नजर धुंधली हो गई, हाथ कांपने लगे और शरीर बेकाबू होकर फर्श पर जा गिरा। होश आया तो अस्पताल में था। डॉक्टर ने मेरी पत्नी को बाहर बुलाया, फिर आकर मेरे पास धीरे से बोले, अजय साहब, आपको हल्का सा पैरालिसिस हुआ है। कुछ दिनों की फिजियोथेरेपी, दवा और आराम से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। मैंने आंखें बंद कर ली, दिल जैसे चीर गया हो। शरीर के साथ साथ अब मेरे सपने भी बिखरने लगे थे। 2 दिन बाद शांति मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जिसकी मुझे जरूरत थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हारी माँ की सेवा से निकल ही पाई थी और अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकती। मैं यहाँ तुम्हें लाचार होकर देखने नहीं आई थी। मैंने भी एक जिंदगी का सपना देखा था और तुमने मुझे दुखों के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया है। मैं कुछ बोल ना सका। उसकी नजरें देखता रहा। जवाब अजनबीपन से भरा था। कुछ दिन गुजरे। वो घर आई, खाना रखती, दवाई देती और फिर गायब हो जाती। एक रोज जब मैं किसी और की मदद से ये चलने की सोच रहा था, घर में मुझे सुनाई दिया। दरवाजे पर उसका एक दोस्त, जिसकी नजरों में मैं पहले से ही चुभता हुआ महसूस होता था, वहां पर बैठा हंस रहा था। शांति अंदर आई और बड़े ही सुकून से बोली, मैंने तलाक के लिए अर्जी दे दी है। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं। अब मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिसके साथ मैं सच में खुश रह सकती हूँ। वो मुझे तुम्हारी तरह बोझ नहीं समझेगा। मेरा दिल जैसे फट गया हो। हाँ, अब मैं एक ऐसा बेटा था जिसने अपनी माँ को छोड़ा, एक ऐसा पति जो अपनी बीबी के साथ निभा नहीं सका, और एक ऐसा इंसान जो खुद को भी नहीं बचा सका। जब शांति ने आखिरी बार दरवाजा बंद किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे पूरा घर खाली हो गया हो। न माँ थी, न पत्नी, न कारोबार, न सेहत। मैं तो बस एक परछाई बनकर रह गया। एक ऐसी परछाई जो रोशनी के पीछे भागते भागते खुद धुंधली हो गई। मैं बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। दिल में बस यही ख्वाहिश थी, काश मैं अपनी माँ से माफी मांग सकता। काश वो एक बार मेरा हाथ थाम कर कहती, बेटा मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। लेकिन मेरे साथ अब सिर्फ खामोशी थी और कुछ अनकहे शब्द जो आंखों से बहने की बजाय मेरी तकिए में जमा हो रहे थे और शायद किसी दुआ की सूरत में ऊपर जा रहे थे, शायद मेरी माँ तक पहुंच रहे थे। बिस्तर पर लेटे हुए जब रात की खामोशी में मेरी सांसें और गहरी हो गईं, तो अंदर की सच्चाइयां एक एक करके उभरने लगी। वो लम्हे जब माँ चारों तरफ से कुछ कहना चाहती थी लेकिन उन्हें दवा न मिलने की शिकायत रही, जब वो फर्श पर गिरी थी और शांति ने कहा था, ये सब ड्रामा है। मैं एक बेटा होते हुए अपनी माँ के सबसे बड़े इम्तिहान में नाकाम हो गया। उसी रात मैंने नीलम नाम की एक नर्स को बुलाया जो मेरे इलाज के दौरान मेरी मदद कर रही थी। वो जैसे ही आई मैंने उससे कहा, क्या आप ओल्ड एज होम में बात कर सकती हैं? मैं वहां जाना चाहता हूँ। वो चौंकी और बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा, मेरी माँ शायद आज भी मेरा रास्ता देख रही होगी। मुझे उनसे माफी मांगनी है। उसकी आंखों में कुछ नमी सी उतर आई। उसने खामोशी से सहमति जताई और अगली सुबह आने का वादा किया। सुबह जैसे ही सूरज निकला मैं नर्स के साथ ओल्ड एज होम पहुंचा। तभी वहां दरवाजे पर ही मुझे एक बूढ़ी औरत मिलने आई। उसने बड़ी नरमी से कहा, आप अजय हैं? मेरे होंठ कांप उठे। हाँ, पर मेरी माँ। कुछ लम्हे पहले ही ये सुनते ही मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की थी लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा था। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और अभी अभी वो स्वर्ग सिधार गईं। ये शब्द नहीं थे, ये तीर थे जो मेरे दिल में घुस गए। नहीं अम्मा। मेरी आवाज जैसे गले में दब गई। मैं नर्स की मदद से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां माँ का शरीर सफेद चादर में लिपटा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उनकी सांसों की गूंज थी जो अब थम चुकी थी। मैं उनके पास गया, घुटनों के बल गिर गया, चेहरा चादर से हटाकर उनके माथे को चूमा। अम्मा, मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उनकी पलकें बंद थीं, होंठ खामोश। मैं फूट फूट कर रोने लगा। हिचकियां मेरी रूह से निकल रही थीं। सब लोग वहां खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने बताया कि आखिरी दिनों में अम्मा अक्सर किसी के इंतजार में रहती थी, बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी और कभी कभी अपने हाथ से किसी का नाम लिखने की कोशिश करती थी।
मैं समझ गया, वो मेरा ही रास्ता देख रही थी। उन दिनों में मैं हर बार भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो। फिर मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। मेरा वजूद बिखर चुका था। अब मैंने फैसला कर लिया था, वो घर, वो फैक्ट्री, वो सब कुछ जिसने मुझे माँ से दूर किया, मेरे लिए अब बेकार हो चुका है। अब ये ओल्ड एज होम ही मेरा नया घर बन गया। मैं वहीं रहने लगा और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो वहीं सेवा करने लगा जहां मेरी माँ ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। तो दोस्तों, कहानी का सबक ये है कि माँ बाप दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। जब वो कमजोर हो जाएं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। पत्नी या पैसों को बचाने की आड़ में अगर हम माँ को छोड़ दें तो जिंदगी हमें वैसे ही अकेला और बर्बाद कर देती है, जैसे अजय के साथ हुआ। माँ की दुआ स्वर्ग के समान है और माँ की बद्दुआ किसी नरक के जैसी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।